हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, तो देखो आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ा है बाबू? प्रकाश का अपवर्तन। अरे देखो, पहले मैं कह रहा हूं बाबू, जितने लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे बच्चों। ठीक है, मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा और जस्ट इसके बाद इसका न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा। समझ लो कि प्रकाश का अपवर्तन का ये पहला वीडियो है और इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, अपवर्तन का मतलब होता है लाइट को रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्रैक्ट मतलब मुड़ जाना। तो जैसे कि मान लो बच्चों, ये हमारा एक परत है जो दो माध्यमों को अलग अलग विभाजित कर रहा है। जैसे कि ये हमारा एक माध्यम है और एक दूसरा माध्यम है। सपोज ये हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अब हम बता रहे विरल किसको कहते हैं? सघन। विरल का मतलब होता है कि उसके कण दूर दूर हो, विरल मतलब दूर दूर हो, और सघन का मतलब होता है घने हो, बहुत पास पास हो बच्चों, बहुत पास पास हो। तो ये हो गया सघन माध्यम, इसके कण बहुत पास पास हैं, और ये हो गया हमारा विरल माध्यम, उसके कण बहुत दूर दूर हैं। ठीक है बच्चों, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, जब एक पारदर्शी माध्यम से, ये विरल भले है बच्चों, पारदर्शी माध्यम मतलब जैसे हवा हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, मतलब इस पार से उस पार दिखाई दे, तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चों। देखो ऐसे आ रही थी, ऐसे झुक गई। अब ये झुक ही क्यों गई, इसका बहुत कारण है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक हमारा था प्रकाश का अपवर्तन। ये हम आपको बता दिए कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बच्चों देखो, इसको ऐसे जाना था ना, ऐसे, तो देखो ऐसे झुक गई। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आ गया है विरल माध्यम और सरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिसके घटक कण बहुत दूर दूर हो। जैसे कि मान लो हवा के कण है, एक इधर 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 दूर दूर है, तो उसको विरल माध्यम कहते हैं। और सरल माध्यम, जिसके घटक कण बहुत पास पास हो, उसको हम सघन माध्यम कहेंगे। अब बच्चों कहीं ऐसा आ गया कि जल है और कांच है, तब क्या करोगे? तो सुनो, एक दूसरे की तुलना में बाय कंपेयरिंग ईच अदर, एक दूसरे की तुलना में जिसके घटक कण दूर होंगे वो विरल और जिसके पास होंगे वो सघन। ठीक बच्चों, एक दूसरे की तुलना में जिसके कण दूर होंगे वो की तुलना करो। जैसे कि जल है, कांच है, तो किसके दूर होंगे? जल के। और किसके पास होंगे? कांच के। जो ठोस होगा उसके पास घने होंगे ना, तो कांच ठोस नहीं, थोड़ा सा पानी की तुलना में, तो उसके पास होंगे। तो कांच वाला हमारा सघन हो गया और जल वाला विरल हो गया। ठीक है, उसके बाद है अपवर्तन का कारण। क्या कारण है कि ये अपवर्तन हो जाता है? बहुत छोटा सा कारण है बच्चों, देखो ध्यान से, कि जब प्रकाश हवा में चलता है तो उसकी वेग जो है, वेलोसिटी है 3 × 10 पावर लगभग 8 मीटर पर सेकंड होता है। वैसे ये हवा में नहीं होता, ये वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है प्रकाश की चाल। और जैसे पानी पहुंचता है तो इसकी चाल कुछ कम हो जाती है, इसकी चाल कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बच्चों? भाई ये गाढ़ापन है, यहाँ पे तेजी से दौड़ोगे हवा में तो गाढ़े में थोड़ा कम हो जाएगा ना। आप भी हवा में दौड़ते हो, तेजी दौड़ते हो, तो जब पानी में दौड़ोगे तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रूफ करके आपको देंगे कि ये इधर झुकेगा ही क्यों नहीं दूर जाएगा, क्यों झुक ही जाएगा, इस बात को भी हम प्रूफ करके आपको दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अपवर्तन का कारण क्या है? वेग का कारण है, क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है, और जब विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग अधिक हो जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है बच्चों? प्रकाश का वेग का बदल जाना। माध्यम दूसरे माध्यम पर प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है, और जब वेग बदल जाएगा तो प्रकाश किरण या तो झुक जाएगा या तो फिर दूर चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में।
प्रकाश के अपवर्तन का कारण समझ आ गया कि प्रकाश के वेग का बदल जाना। जब वो माध्यम बदलता है तो वेग बदल जाता है, सबका वेग बदल जाएगा बच्चों, अगर माध्यम बदलेगा तो वेग बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अपवर्तन का नियम। अब ये अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन का कई नियम है, उसमें से हम विशेष एक ही नियम पढ़ते हैं जिसको स्नेल नियम से जानते हैं, स्नेल के नियम से। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, इसे जो आ रही किरण इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो किरण जा रही है इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बच्चों। क्या बोलते हैं इसको बाबू? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक, ये जो बीच में खींचा गया है इसको हम अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। आपतित किरण की क्या होती है बच्चों? इंसिडेंस रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे। आने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आई से लिखते हैं इंसिडेंस एंगल। इसे लिखते बच्चों आई से लिखते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं। जाने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से लिखते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। क्या हो गया बच्चों? अपवर्तन कोण। ये हो गया आपका आपतन कोण। आपतन कोण। आ रही बात समझ बाबू? तो इस तरह से आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका अपवर्तन का नियम। तो जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। उसके बाद अगर सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर हो जाएगी। अगर सघन से देखो तो अगर प्रकाश किरण को ऐसे जाना होता, ऐसे देखो ऐसे जा रही थी ना, तो देखो दूर हो गई, ये हमारा अभिलंब इससे दूर हो गई। ठीक है, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको भी प्रूव करके देंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्पेशल नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हटा रहे हैं। ठीक है, जो प्रकाश के अपवर्तन का स्पेशल नियम है वो क्या है कि आपतन कोण की ज्या मतलब आई, ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण मतलब आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर एक ही माध्यम है तो, जैसे कि ये जल है, ये पानी है, सॉरी ये जल है, ये हवा। कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। अब ये नियतांक क्या होता है बच्चों? इसको हम यन से लिखते हैं। यन क्या है? यन अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इंग्लिश होती है। क्या होती है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है अपवर्तनांक आपका। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का मतलब होता है ना गाढ़ापन। क्या चीज? गाढ़ापन। मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो गाढ़ा है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? हवा के सापेक्ष कोई अपवर्तनांक हो। दुनिया में हर एक चीज की अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष होती है, हर एक चीज की। जो अपवर्तनांक आपको दिया रहता है पहले वो हवा के सापेक्ष होता है। मतलब कोई वस्तु हवा के सापेक्ष कितना गुना गाढ़ा है, हवा की तुलना में कितना गुना ज्यादा गाढ़ा है। जैसे मान लो कि जल का अपवर्तनांक हो गया 1.33, ये हो गया हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। A फॉर एयर, W फॉर वाटर। तो ये 1.33 है, इसका मतलब हवा की तुलना में जल जो है 1.33 गुना ज्यादा गाढ़ा है। हवा की तुलना में जल जो है 1.33 गुना गाढ़ा है। ठीक है बच्चों, आगे बात सुनिए। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 गुना गाढ़ा है। तो अगर हवा के सापेक्ष कोई अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर हवा के सापेक्ष कोई भी अपवर्तनांक आपका दिया हो, अगर हवा के सापेक्ष आप निकालते हैं तो वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे मान लो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
उसको कहते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहला माध्यम नीचे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो दूसरा माध्यम ऊपर, इसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है पहला माध्यम नीचे और दूसरा माध्यम ऊपर। तो ये जो होता है नियतांक जो होता है बच्चों, ये यही होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, इसको n2/n1 भी कहते हैं। ये है स्नेल का नियम, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं बच्चों। और ये अपवर्तनांक का या अपवर्तन का बहुत स्पेशल नियम है बच्चों। उसके बाद है अपवर्तनांक का संबंध। ये अपवर्तनांक का संबंध भी 1n2 = n2/n1, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप लोग अपवर्तनांक जान गए, पर अपवर्तन का नियम जान गए, स्नेल का नियम जान गए, सारी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि अपवर्तनांक का संबंध बच्चों, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को अपवर्तनांक का संबंध। अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है बच्चों? गाढ़ापन। एक तरह से जैसे देखो ध्यान से, प्रकाश का जो वेग है c है, कितना c है, ठीक है, या मान लो v है, चलो c अभी कांस्टेंट आ जाएगा। मान लो प्रकाश का वेग v जो हमेशा बदलता रहता है, हर एक माध्यम में बदलता रहता है। तो अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा। बच्चों देखो ध्यान से, अगर ये पानी है, कांच हो जाए और गाढ़ा द्रव हो जाए, वो ज्यादा घना होते जाए तो प्रकाश का वेग कम होते जाएगा। Am I right? सही ना? तो अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा, अगर अपवर्तनांक घट जाता है तो वेग बढ़ जाता है। जो ये चीज है, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा। बस अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है बराबर। बच्चों क्या आता है? कांस्टेंट। तो b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c, जिसको c कहते हैं। इसको इस तरह से, इसको n को यहाँ लिख सकते हैं, n इधर आ जाएगा और ये v नीचे आ जाएगा, c/v। दो रिलेशन प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, चाहे v = c/n को हो, चाहे n = c/v को हो। c क्या है बच्चों? c निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। v क्या है बच्चों? v उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में आप अपवर्तनांक नाप रहे हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो वही निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं। इसी कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चों। तो प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू, ये हो गया आपका। अब देखो बच्चों, अगर मान लो कि हमारे पास यह माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है निर्वात के सापेक्ष, तो यहाँ पे हवा हम कर देंगे, हवा के सापेक्ष, और क्या हवा के सापेक्ष कर देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ले आए, तो देखो बच्चों, हवा के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे v1 लिख देंगे, मतलब पहला वेग। अगर हमको हवा के सापेक्ष चाहिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो हवा के सापेक्ष पहला वेग। अगर मान लो हमको हवा के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, तो c/v2 लिख देंगे। अब हमको यही चाहिए था बच्चों की रिलेशन, अपवर्तनांक का संबंध, रिलेशन, आपसी संबंध। तो हमारे पास एक फार्मूला था, अभी हम बताए थे बच्चों आप लोग को, कि जो है 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब n1 नीचे n2 ऊपर। तो अगर आगे कुछ नहीं तो हवा लिख देंगे बच्चों, अगर कुछ नहीं तो एयर है। क्या बच्चों? एयर है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे n2 की जगह पे क्या लिखेंगे? c/v2, और n1 की जगह लिखेंगे c/v1। तो फिर इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा c × v1/v2 × c, तो c कट जाएगा। तो एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि 1n2 = n2/n1 = v1/v2 और बराबर होता है sin i/sin r। अब आप बताओ कितना रिलेशन आपको चाहिए, कितना रिलेशन है?
1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर b1 बटे b2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये है आपका रिलेशन, अपवर्तनांक का रिलेशन, अपवर्तनांक का संबंध बच्चों। आगे बात समझे आप लोग को, ये है संबंध, ठीक है। उसके बाद एक और आता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रकाश की मोटाई होती है वो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे 9th में, साउंड v बराबर म्यू लेम्डा, मतलब वेग बराबर आवृत्ति अगुणे तरंग दैर्घ्य। v बराबर म्यू लेम्डा, आवृत्ति और गुणे तरंग दैर्घ्य। तो हमारे पास एक रिलेशन प्रेजेंट टाइम में बेटा, हमारे पास रिलेशन क्या है, देखो ध्यान से कि 1n2 बराबर v1 अपान v2। तो जब हमारे पास v बराबर म्यू लेम्डा है तो v1 बराबर म्यू लेम्डा 1, v2 बराबर म्यू लेम्डा 2 लिखेंगे। म्यू क्या है, वो प्रकाश की आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलती है चाहे कितनों माध्यम बदल जाए। आप माध्यम चेंज करते रहो, आवृत्ति नहीं बदलेगी बच्चों, इस बात को नोट कर लो। ये हमेशा बीएचयू कंपटीशन में पूछता है कि आप प्रकाश की बदलती है कि नहीं बदलती है, तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है बच्चों। अब इसको हम काटेंगे। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्कर बनाते हैं चलता है ना प्रकाश चक्कर बनाकर, तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या से चलता है ऐसे सिद्ध तरंग के रूप में। तो ये हो गया 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं बच्चों, ठीक है। प्रकाश की चाल भले बदल जाए लेकिन आवृत्ति नहीं होती। तो एक संबंध आपको ये भी मिल गया, तरंग दैर्घ्य में संबंध, वेग में संबंध है, कोण में संबंध है, तरंग दैर्घ्य में संबंध है, अपवर्तनांक में संबंध है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरा संबंध बता रहे हैं, अभी बहुत संबंध है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम एक संबंध और आप लोग को बता रहे हैं, और उसके बाद इसी के साथ में हम प्रकाश उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी बता रहे हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी बता रहे हैं, और इसमें एक संबंध और बता रहे हैं हम लोग को, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से क्या चीज हम बताने जा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। देखो तो प्रकाश उत्क्रमणीयता क्या है, अगर प्रकाश इस रास्ते से आ रही है और अपवर्तन होकर इस रास्ते से जा रही है, और यदि यहीं पर हम एक दर्पण लगा दें, दर्पण लगा दें बच्चों, अंदर से पानी के अंदर से एक दर्पण लगा दें, कांच का प्लेट, तो प्रकाश यहां से फिर लौटेगी और फिर इसी रास्ते से जाएगी, फिर उसी रास्ते जाएगी। इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, और यदि प्रकाश जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से लौट आए किसी घटनावश, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो जब प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम जा रहे हैं कि 1n2 बराबर होता है साइन इसका कोण आई बटे यह कोण साइन आर, क्वेश्चन फर्स्ट। और जब प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहे हैं यानी कि 2n1 लगेगा, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, तो साइन इतना यानी कि यही आत्मन कोण जाएगा और बटे साइन इतना ये हो जाएगा। मतलब जब इसमें से इसमें जा रही है यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। तो साइन इतना ये आत्मन कोण जाएगा, फिर साइन इतना ये अपवर्तन कोण जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई करा के देखो, 1n2 into 2n1 is equal to साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। तो आई आई कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो बच्चे लोग तुरंत लिख देंगे 0, नहीं कट जाएगा तो 1 आएगा बच्चों। तो हो गया 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। ये भी एक रिलेशन है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर 1। तो यहाँ से 1 नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 1n2 बराबर 1 बटे 2n1, यानी कि अगर हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालते हैं तो 1 बटे जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। आगे बात सुनो बच्चों,
भाई जी अगर आप चाहते हैं कि ग्लास के सापेक्ष हम जल का अपवर्तनांक निकालें तो 1/जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कंपेयर। मान लो ग्लास के सापेक्ष जल का निकालें तो ग्लास को पहले जल को बाद में, जल के सापेक्ष ग्लास का तो जल पहले ग्लास बाद में। ठीक बता चुके हैं बच्चों, बार बार बता रहे हैं। ये है अपवर्तनांक का संबंध और प्रकाश उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। भाई जी अगर 3 माध्यम है तो कैसे होगा बच्चों, 3 माध्यम है तो कैसे होगा उसको भी देख लेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास 3 मीडियम आते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास 3 मीडियम आ गए बच्चों, ये ऊपर हवा है, नीचे जल है, फिर कांच है, फिर हवा है। लिख दे रहे हैं, ये वायु है, ये जल है, ये कांच है, फिर ये वायु है, 3। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखेंगे यहाँ पर के लिए आप लोग देखेंगे बच्चों 3 माध्यम के लिए कैसे आता है। मान लो यहाँ से प्रकाश किरण आ गई है तो ये हवा है और ये जल है बच्चों, थोड़ा सा झुक जाएगी। देखो इसको ऐसे जाना था ना बेटा, ऐसे जाना था, थोड़ा सा झुक गई है। अब मान लो ये कांच है तो इसको ऐसे जाना था तो ऐसे थोड़ा झुक गई है। अब देखो बेटा ये हवा, ये हम क्या खींच रहे हैं, ये अभिलंब खींच रहे हैं बच्चों। ये क्या खींच रहे हैं, अभिलंब इस पर। तो मान लो इसको ऐसे जाना था ना, तो इस बार फिर से वायु है, फिर से यहाँ पर हवा है, तो ऐसे जाएगी, इसी के समांतर हो जाएगी, फिर ऐसे तो होगा क्या बच्चों। जैसे मान लो कि ये कोण आई है आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण आया है, तो ये जो होगा बच्चों, देखो 2 समांतर जो पैरेलल है दोनों, देखो ये सब समांतर थे तो ये दोनों आपस में दोनों पैरेलल हैं, तो तिरछी रेखा काट रही है तो ये एकांतर कोण बराबर होगा, ये भी r होगा। अब मान लो इसको हम r' मान लिया, r1 मान ले रहे हैं, तो यह भी r1 होगा, एकांतर कोण बराबर थे। देखो 2 समांतर रेखा हम तीसरी काट दे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, जेड आकृति जो होता है अल्टरनेट एंगल, वो इक्वल होता है बच्चों। अब ये हमारा r है, तो इसको हम ये जो i था उसी बराबर ये कोण भी i होगा। बस सीधे सीधे हम रिलेशन निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे सुन बात, जिस कोण पर आया था वायु में से उसी कोण पे वायु चला जाता है, ये उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है, प्रकाश उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम मान लो कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल ले रहे हैं, साइन आई बटे साइन आर। फिर जल के सापेक्ष ग्लास का निकाल ले रहे हैं, साइन ये होगा इस बार आई यानी कि आर, ये होगा आपतन कोण और बटे साइन r1। फिर मान लो कि हम ग्लास के सापेक्ष एयर का निकाल ले रहे हैं, तो साइन इतना बटे साइन इतना। ठीक ठीक बच्चों, तो समीकरण 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा, 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा। देखो बच्चों मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1, 2, 3 का मल्टीप्लाई कर, देखो ये ऊपर है ये नीचे कट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा, यानी कि बाय द मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड निकाल। समीकरण 1, 2, 3 का गुणा कराएंगे, 1 a n w w n g g n a बराबर 1। ये नया रिलेशन आ गया, ये भी अपवर्तनांक का रिलेशन है। अब देखो बच्चों मान लो हमको WNG निकालना है, तो इसको भी नीचे इसको भी नीचे, इसमें एयर उसको नीचे कर देंगे, WNG निकालना है, जगह 1 बटे ये ANG नीचे आ जाएगा, ANW और ये GNA मतलब ग्लास के सापेक्ष जल का कोण, हवा का अपवर्तनांक। तो ये क्या होता है बच्चों, हवा को हमको पहले चाहिए ना, तो वो पलट जाएगा। जैसे देखो 1 बटे ANW, तो भी बताए थे कि ANG बराबर था 1 बटे GNA, मतलब हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, पहले बताए थे 1 बराबर 1 बटे 2n1। तो वही इसको लिए 1 बटे AN
जी, तो ये ऊपर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे तो फर्स्ट पे आता है ना, तो हो जाएगा ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन जी, वही चीज आएगा बच्चों। देखो अगर बाई द वे यहाँ पर 1 होता और यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा, ये लिखो या लिखो, वही चीज़ तो आ गया। तो वही बात कर रहा हूँ बच्चों की, जो पहले प्रूव किए थे वही चीज़ यहाँ से प्रूव हुई है। बस ये है कि ये उत्प्रेरणता के सिद्धांत से है और वो अपवर्तन के सिद्धांत से था। बस इस तरह से ये ही प्रकाश उत्प्रेरणता का सिद्धांत खत्म हो गया। अब है अपवर्तनांक के उदाहरण। तो अपवर्तनांक के कई उदाहरण हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, जो हवा में तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश अपवर्तन के कारण भी टिमटिमाते हैं, उसको बता रहे हैं कैसे। ठीक है बच्चों, इसको हटा देंगे, तारों का टिमटिमाना बता रहे हैं आपको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम है। देखो ये आपका तारा है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि ये प्रकाश का किरण ऐसे आ गया, तो ये ऊपर विलंब था, नीचे वायु सघन है ना, तो मान लो ये अभिलंब है तो विलंब की ओर झुक गया। ये दूसरा किरण मान लो आ गया ऐसे, तो ये अभिलंब है तो विलंब की ओर से झुक गया, तो ये थोड़ा सा हमको ऐसे लगेंगे ऐसे, यानी कि इस वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। मतलब यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा बच्चों, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट सीधा इमेज बनेगा एकदम से। तो ये हमको आभासी प्रतीत हुआ। ठीक है बच्चों, ये अभी आप लोग लेंस का जब नियम पढ़ोगे तब जान जाओगे कि ये प्रतिबिंब कैसे बना है। ठीक है, इसको फिर से रिपीट कर देंगे, इस टॉपिक को फिर से बता देंगे आप लोग को। उसके बाद जैसे मान लो कि किसी भी पानी में नीचे कोई चीज़ रखी है, मान लो ये पानी है, इसमें यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है और यहाँ तक भरा है पानी, तो ये हमको यहाँ पर प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ से कोई चीज़ आ गई तो देखो विरल से सघन में जा रही है, तो अविलंब से थोड़ा दूर हो जाएगी ना, विरल से सघन में तो अविलंब से दूर जाएगी, तो हमको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से, इसलिए इसका इमेज यहाँ माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है अपवर्तन का नियम। ऐसे पेंसिल की नोक भी टेढ़ी दिखाई देने लगती है पानी में जाने के बाद। क्यों? क्योंकि पानी में से मान लो कि जो चीज़ पानी में है, मान लो पेंसिल ये है, तो इसकी नोक हमको ऐसे दिखेगी। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ से प्रकाश किरण आ गई है ना, तो विरल से जब सघन में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है, तो ये इसका इमेज हमको यहाँ बनेगा, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये हमको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखी हुई है तो यहाँ चली जाएगी, अगर यहाँ पर है तो यहाँ चली जाएगी। तो इस वजह से हमको पेंसिल और पानी में डालते हैं कांच के गिलास में तो टेढ़ा दिखाई देता है। ये हो गया अपवर्तन के उदाहरण। उसके बाद है लेंसों के द्वारा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो लेंस क्या होते हैं उसको देखोगे पहले। तो ध्यान से, लेंस आगे हमारा टॉपिक लेंस। लेंस होता है बच्चों दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, कांच के पृष्ठ, कांच के ठोस दो गोलीय पृष्ठ, या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ, ऐसे भी होता है, एक गोलीय एक समतल पृष्ठ, ये ऐसे भी होता है गोलीय, एक गोलीय एक समतल पृष्ठ, ये ऐसे भी होता है बच्चों। दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब जो इसका मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। इसके साथ ये भी हो रहा है कि लेंसों के जो है चिन्ह परिपाटी हो रहा है, लेंस का सूत्र, लेंस द्वारा अपवर्तन, ये सब बता रहे हैं। लेंस का ये सब खत्म होगा, सब लेंस के बारे में है। अब राइट लेंस स्टार्ट हुआ, पूरा लेंस खत्म होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसको कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस भी कहते हैं
और द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। क्यों? कि दोनों साइड से उठा हुआ है। उत्तल लेंस का मतलब होता है कि जो दोनों साइड से उठा हो, यानी कि बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो। द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं क्योंकि दोनों ओर से उठा है। ठीक बच्चों, और ये हमारा उत्तल है और समतल है, यानी कि समतल उत्तल, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। एक समतल है और एक उत्तल है। और ये देखो बच्चों, ये क्या हमारा, ये एक अवतल है और एक समतल है, तो समतला अवतल लेंस इसको कहते हैं, समतला अवतल लेंस। और ये हमारा दोनों तरफ से अवतल है, दोनों तरफ से घटा हुआ तल है, दबा हुआ तल। घटे हुए तल को हम अवतल लेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। देखो यहाँ से दबा है, यहाँ से घटा हुआ तल है, तो घटे हुए तल वाले लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? अवतल लेंस, जो घटा होता है। ठीक है, घटा हुआ है ना, तो इसको कहेंगे अवतल लेंस। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंग्लिश में देखो, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स प्लेन लेंस, ये कॉनकेव प्लेन लेंस, इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव भी कहते हैं, मतलब दो। ठीक है, आज बात समझ। अब हम आप लोग को एक लेंस के बारे में बता रहे हैं, इस लेंस के अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद बाकी का भी बताएंगे। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या होता है लेंस का, ये जो मिड पॉइंट होता है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बच्चों। और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस। इंग्लिश मत लिखा होगा, इंग्लिश बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनो उसको सिर्फ। ठीक है, यूपी बोर्ड के हो तो इंग्लिश सिर्फ सुनो उसकी बस। हाँ, जरूरी इंग्लिश भी जरूरी है, उसकी इंग्लिश सुनो। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसका नियम पहले पढ़ेंगे, प्रतीक बनने का नियम क्या होता है, कैसे कैसे बनता है। ठीक, तो इसका भी जैसे दर्पण का फोकस होता है, इसका भी फोकस होता है। तो इसका एक फोकस F1 और एक फोकस F2 इधर होता है, और इस फोकस की दूसरी दूरी को 2F1 और इस फोकस की दूसरी वही दूरी को 2F2 कहते हैं बच्चों। और इस प्रकाशिक केंद्र को, ऑप्टिकल पार्ट्स को O से लिखते हैं। O से लिखो या से लिखो। ठीक है, ये क्या होता है, F1 क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण F1 से आती है, यानी कि प्रथम फोकस से आती है, तो वो लेंस पे पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों इसको, मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष हिंदी में लिख दे रहे बाबू, टेंशन मत लो, मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों इसको। तो अगर यहाँ से कोई किरण आ रही है फोकस से, प्रथम फोकस से, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम आपने याद कर बेटा, अगर प्रथम फोकस से कोई किरणें आ रही हैं तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये पहला आपका नियम था बच्चों, कि जब वो प्रथम फोकस से प्रकाश किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ गई, अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, तो वो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाती है। इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, इसको द्वितीय फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस भी कहते हैं। मान लो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ गई ना बच्चों, तो वो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाएंगे, उसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं। और तीसरा क्या है बच्चों, अगर बाय द वे प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई किरण आती है तो वो फिर अपने ही मार्ग से चली जाती है। ये था ये किरणों का नियम है। ये नियम जो नहीं जान पाएगा वो नहीं बना पाएगा प्रतिबिंब लेंस के द्वारा, कि अगर प्रथम फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो द्वितीय फोकस से जाती है, अगर प्रकाशिक केंद्र से आती है तो अपने ही मार्ग से चली जाती है बच्चों। ये हो गया लेंसों के द्वारा अपवर्तन, आपको बता दिए हम कैसे होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, आप लोग को प्रूव करके बताए भी थे, आज भी बता दे रहे हैं। देखो है ना, कि कौन कहाँ से आती है तो क्यों ऐसे ही जाती है, उसको भी देख लो कि क्यों कैसे होता है वो चीज।
बहुत सिंपल है बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं है, एक लाइन में देख लो उसको। देखो जैसे कि मान लो बाबू ये हमारे पास लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये आपका मध्य अर्थ है और ये प्रकाश केंद्र है, इसको रोशनी दे रहे हैं। ये F1 है, यहाँ कहीं F2 होगा, तो मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है, तो इसकी त्रिज्या, इस वक्र की जो त्रिज्या है वो यहाँ कहीं पर है, वो वहां कहीं पर है त्रिज्या। मान लो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या जब वहां कहीं पे है बाबू, तो ये त्रिज्या पर ये बिंदु पर जो सब खींचा जाता है स्पर्श, ये लंब होते हैं, तो ये हमारा अभिलंब का काम करेगा। तो ये प्रकाश किरण आ गई है, तो इसको सीधे जाना था ना, सीधे, तो अब जब विरल से सघन में आती है तो इसी अभिलंब को थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ा झुक जाएगी, थोड़ा झुक गई, ठीक है बच्चों, झुक गई थोड़ा सा ना। अब मान लो ये हमारा द्वितीय सर्किल है, इसका जो रेडियस है वो यहाँ कहीं पर है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका अभिलंब हो गया। तो अब जब बच्चों देखो ये कांच के अंदर जो है वो सघन है और बाहर जो है वो विरल है ना, बाहर वायु है, कांच के अंदर सघन है। तो अब जब सघन से विरल में जाती है तो ऐसे जाना था इसको, तो अभिलंब से दूर हटेगी ना, तो ऐसे चली जाएगी, ये है F2। यही हम आप लोग को बता रहे थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो F2 से ही जाती है। ये था उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए था बच्चों ये, कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो F2 से ही जाती है। ये आपके बोर्ड में नहीं पूछता है, बस एक छोटा सा नॉलेज था, आप लोग को बता दिए बच्चों, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं हम, आप लोग को अवतल के बारे में थोड़ा सा बताकर प्रतिबिंब के नियम के बारे में बता दे रहे हैं, इसके बाद चैप्टर को खत्म कर दे रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास अवतल है बच्चों, अब ये इसका फोकस F1 है, ये F2 है। अब इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है बच्चों ना, तो वो ऐसे जाएगी। अभी अपवर्तन के नियम से आपको बताएंगे। देखो ये आ गई, तो इसका त्रिज्या इधर, तो ध्यान से त्रिज्या इधर ना, ऐसे तो बोला है त्रिज्या इधर, तो ये क्या होगा कि अभिलंब की तरफ झुकेगा ना, ऐसे जाना, तो ऐसे थोड़ा झुक जाएगा, इस पे चल जाएगा। इसके बाद देखो ये अपना एक सर्किल है, तो यहाँ से जो है इसका रेडियस इधर होगा, ठीक है बाबू। तो ये ऐसे आ गई, तो इसको ऐसे जाना था। अब ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये इस तरह से चली जाएगी, इसे इधर से नहीं जाएगी, इधर से आउट रुक जाएगी। तो इसको जब बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यही फोकस से आ जाएगी, फोकस, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये अवतल में अलग होता है और उत्तल में। अब ये अंदर आराम ऐसे दिखा देते हैं, उससे नहीं मतलब कि अंदर कैसे गया, बस ये है बाहर से हमको मतलब है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ गया है तो वो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, ये फैला देता है बच्चों, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है, डिफ्रैक्टेड है ना, अपसारी लेंस कहते हैं। और वो जो उत्तल नहीं था बच्चों, ये उत्तल, ये देखो ये प्रकाश को इसे झुका देता है, मोड़ देता है ना, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अभिसारी इसको कहते हैं, अभिसारी लेंस। इनको इसे झुका दे रहा है ना, मोड़ दे रहा है, इसको अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, जो फैला देता है, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस इसको कहते हैं बच्चों। देखो फैला दे रहा है, आ गया प्रकाश के मुख्य के समांतर, ऐसे फैला देगा। और ये जो झुका देता है तो इसको अभिसारी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कर देना, झुका देना, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब आपको लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दे रहे हैं और चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं, लेंस सूत्र बता रहे हैं, आवर्धन और क्षमता बताकर खत्म कर रहे हैं बाबू।
तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहला नियम ये है बच्चों कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे हो। और ये किसके लिए बता रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए बता रहे हैं। इसके लिए बच्चों उत्तल लेंस के लिए बता रहे हैं। ठीक है बाबू, दो ध्यान से। उत्तल लेंस ये हमारा है। अब ये खींच दिया हम। अब मान लो ये इनफाइनाइट है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण आ गई मुख्य के समांतर मान लिया गई, और दूसरी भी मुख्य के समांतर आ गई। तो ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। तो कहाँ से जाएंगे बच्चों? फोकस से जाएंगे। तो इस तरह फोकस पे जो है पॉइंट इमेज बन जाएगा, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, फोकस पर बन जाएगा, अनंत पर रहेंगे। तो मान लो कि ये दोनों नहीं आती, किसी और माध्यम से आती, मान लो मुख्य के समांतर नहीं आती, तब क्या होगा? जैसे मान लो अनंत से किरणें आ रही हैं, बस ये है कि अनंत से मान लो इस तरह से आ गई, तो अनंत से जो किरणें आती हैं बच्चों वो आपस में समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? आपस में समांतर होती हैं बच्चों। मान लो इसे आ गई, आपस में समांतर होती है जो अनंत से किरणें आती हैं। देखो ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो अब ये मान थोड़ा सा झुक गई, ये थोड़ा सा कम झुकेगी, तो ये फिर फोकस पे नहीं तो फोकस तल पर काटेंगे। अगर इनका प्रतिबिंब फोकस पे नहीं बन पाया बच्चों तो फोकस तल पर बनेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लो। अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। अगर फोकस पर नहीं बनता है तो फोकस के तल पर बनता है बच्चों। इस बात को सोचो, चाहे जैसे आए, किसी भी लाइन से आए, किसी भी बिंदु से आए, ठीक है। परंतु जब इस बात को याद रखेंगे कि जब भी अनंत से किरणें आती हैं तो वो आपस में समांतर होती है। तो ये हो गया कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बहुत छोटा F2 पर यानी कि मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, बस ये हो गया। अगर इसी लेंस के द्वारा अगर वस्तु अनंत पर नहीं, अनंत और इसके बीच में कहीं पर अनंत पर ना हो, चलो इसको हटा दें। देखो बच्चों, जब वस्तु मान लो ये हमारा लेंस है, ये प्रकाशित केंद्र है, ये F1, ये देखो बच्चों इस दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी बराबर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये हमारा 2F1, ये हमारा 2F1। ठीक, तो ये देखेंगे बच्चों कि मान लो कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो मान लीजिए कि पहली किरण मुख्य के समांतर आ गई। अच्छा बच्चों, समांतर आ जाएगी तो कहाँ से जाएगी? द्वितीय फोकस से, F2 से यहाँ से जाएगी। और मान लो दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से आ गई है। कैसे आ गई? प्रकाशित केंद्र से, देखो ऐसे प्रकाशित केंद्र से आ गई है, तो वो अपने ही मार्ग से चली जाएगी ऐसे। ठीक है, ठीक बच्चों, तो इस तरह से जो है प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा इधर रहेगा और मुझे पता है कि ये जो है दोनों के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बराबर नहीं था ना, इसीलिए थोड़ा सा बराबर होना चाहिए। इसलिए देखो जितना ये है उतना ये भी होना चाहिए, जितना ये उतना ये भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। मान लो ये वस्तु है तो यहाँ पर, तो जब वस्तु 2F1 से परे हो या अनंत व F1 के बीच में हो, परे मतलब होता है उसी से F1 से थोड़ा दूर, F2 से सॉरी 2F1 से दूर हो, इससे और अनंत के बीच में। ठीक है, तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो जो प्रतिबिंब होगा हमारा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी बच्चों, वो F2 व 2F2 के बीच में
उल्टा और वस्तु से छोटा ही बनेगा बच्चों। कब तक छोटा बनेगा? जब तक कि इस पर नहीं आ जाएगा, इस पर बराबर बनता है, 2f1 पर बराबर बनता है बच्चों, है ना। आई बात समझो। तो वो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और f2 तथा 2f2 के बीच में बनेगा बच्चों, ठीक है। अगर बाय द वे हमारे पास यहाँ पे आ जाए वस्तु, यहाँ पर ये सब नाम ब्लैक ब्लैक होता है, इसको हटा देंगे। अगर हमारे पास 2f1 पे वस्तु है, वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर हो, तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा बच्चों। इसको याद भी करना पड़ता है, ठीक है, इसको याद भी करना पड़ता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर 2f1 पे है तो प्रतिबिंब मान लो मुख्य से समांतर आ गया, फोकस से जाएगा। अगर मान लो इस या प्रकाशीय केंद्र से तो सीधा ही जाएगा। तो देखो यहाँ से 2f2 बन गया ना, इसको ऐसे दिखा देंगे आपको कौन कैसे जा रहा है। तो 2f2 पर बनेगा बच्चों, ठीक है। ये बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, बराबर और 2f2 पर बनेगा। अगर 2f1 पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है 2f2 पर बनेगा बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर जो कहीं आपका किरण यहाँ पर वस्तु रखा है, यहाँ पर, तो इसी तरह से देखो समांतर आ जाएगा और यहाँ से जाएगा वैसे, और ये देखो ये यहाँ से जाएगा, अगर ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर जाकर बनेगा। ये देखो समांतर जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा। तो अगर वस्तु f1 और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब जो है वो 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। इस बार बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है बच्चों। आ रही बात समझ में? बड़ा बनेगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे रखा जाए भाई, अगर कहीं हम फोकस पे रखते हैं तब क्या होगा? दो यहाँ से, अब ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे f1 पर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है f1 पर है तो हमारा इमेज जो है बच्चों देखो समांतर आ गया, फोकस से जाएगा और यहाँ से आ गया तो ऐसे जाएगा। तो जब किरणें कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेगी ना, तो अनंत पर मिलेंगी। अगर हमारा वस्तु f1 पे स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अनंत पर बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है। बाई में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ हो, अनंत फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, यहाँ पर, तो ये मुख्य के समांतर आ गया, फोकस से जाएगा और ये यहाँ से आ गया, यहाँ से जाएगा। कहीं मिल ही नहीं रहे और दूर भी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगा केवल पे मिल जाएंगे। देखो बच्चों, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं कि फोकस पे मिलेगा। तो इसको हम लोग बैक साइड में लेंगे, पीछे। तो यहाँ पर छठी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ये आभासी प्रतिबिंब बन गया बच्चों, ठीक है। ये कैसा प्रतिबिंब बन गया है? आभासी बन गया है। तो इस बार जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु की दिशा में ही बनेगा। अभी बात समझ साथ, ठीक है। अब इसको रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, ठीक बच्चों। एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये है लेंस, ध्यान देखो, अब इसको बता रहे हैं ना, ये लेंस है। अब मान लो कि यहाँ पे f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, ये 2f1 है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है
इमेज F2 पर बनेगा, पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर बनेगा, दूसरा कंडीशन। ठीक, तीसरा कंडीशन बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2F1 पर तो इमेज 2F2 पर बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और अनंत पे अगर ऑब्जेक्ट है अनंत पर तो इमेज F2 पर बनेगा, वो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बच्चों, दोनों अनंत और F2 के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है हमारा यहाँ पर बनेगा, F1 और F2 के बीच में छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक बच्चों, भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस दोनों के बीच में है यहाँ पर, चौथा कंडीशन, ये तीसरा था बच्चों, अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब अनंत और F2 के बीच में बनेगा, चौथा कंडीशन। भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है F1 पर है तो हमारा प्रतिबिंब जो है इनफाइनाइट पर चला जाएगा, पांचवा कंडीशन। और छठवां कंडीशन क्या है बच्चों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो तो हमारा इमेज जो है यहीं पर आभासी बन जाएगा, छठा कंडीशन। ये था इतना बच्चों। ठीक है, आगे बस करिए, ये था लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना। ठीक है, ये हो गया, लेंस का अपवर्तन हो गया। अब बचा है चिन्ह परिपाटी, लेंस द्वारा अपवर्तन के नियम, ये चीज बता रहे बच्चों। देखो जो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम खत्म हो गया था, अब बचा है अवतल लेंस। तो हम देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि देखो अवतल लेंस हमारा ये है, तो दोनों तरफ से दबा होता है, उसको हम कहते हैं अवतल। अव मतलब होता है घटा होना, तो जो तल दोनों तरफ से घटा हो उसको कहते हैं अवतल। तो जो इसमें दो ही केस होता है। पहला केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इनफाइनाइट से जो है पैरेलल आती है ना, दोनों रेस आपस में दोनों समांतर होती है, तो कहाँ से जाएंगी, अभी आप पढ़े थे कि वो प्रथम फोकस से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे बच्चों, प्रथम फोकस से। तो अब ये जाएंगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका प्रतिबिंब F1 पर बनेगा। इस समय आभासी बनना है, वर्चुअल बनना है, सीधा बनना है, बहुत छोटा बनना है। लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी, बहुत छोटा लिखेंगे, सीधा, उसी दिशा में बनना है, दर्पण उसी दिशा में बनना है। ठीक है बच्चों, उसी दिशा में बनना है, मतलब वस्तु की दिशा में बनना है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बनना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला केस था। ये दूसरा केस क्या है बच्चों, कि दूसरा केस ये है कि अब अगर उसके बाद इनफाइनाइट पे ना हो और चाहे जहां हो बच्चों, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी हो, तो उसके लिए एक ही स्थिति है। पहला ये था कि अनंत पे हो, दूसरा चाहे जहां हो, चाहे जहां, यहाँ पर हो, कहीं भी यहाँ पर हो, तो वो एक ही स्थिति बनाएगा। कहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में। मान लो यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, प्रकाश किरण आ गई समांतर, तो आ गई, तो ये ऐसे जाएगी और फोकस से आते हुए प्रतीत होगी, और ये दूसरी यहाँ से जाएगी और यहीं से लौटेगी, तो इमेज यहाँ बन गया ना। तो ये आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, और F1 तथा O के बीच में बनेगा और सीधा बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी, सीधा
आभासी सीधा छोटा F1 व O के बीच में बनता है प्रकाशिक केंद्र के। प्रथम फोकस से लिखेंगे, प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। ये चीज ठीक है बच्चों, इतना आगे समझे। उसके बाद क्या है, चिन्ह परिपाटी। आप लोगों को हम चिन्ह परिपाटी समझा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो इसको देख लेना। अब देखो न्यूमेरिकल में हम बार बार बताते रहेंगे, आप लोग इस चीज को समझते रहोगे, बहुत बार बताएंगे। तो अब इसको क्या है कि हमको देखना है चिन्ह परिपाटी क्या होता है बच्चों। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या चीज है उसको देख लेंगे। देखो जैसे कि ये हमारा लेंस है या ये हमारा लेंस है, तो यहाँ से हम बाइसेक्टर कर लेते हैं और ये हमारा ऑप्टिकल पार्ट है, प्रकाशिक केंद्र का सेंटर है। तो अगर ऊपर धन, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नापेंगे निगेटिव। अगर प्रकाशिक केंद्र के ऊपर नापते हैं यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापते हैं दूरी तो वो धन, और नीचे नापेंगे तो ऋण माइनस। अगर बच्चों प्रकाश किरण इधर से आ रही है, आपतित किरण की दिशा ये है, तो इस दिशा में नापी गई दूरी धन और इस दिशा में नापी गई दूरी ऋण। अच्छा, अगर जो बच्चों प्रकाश किरण इधर से आ रहा है तो इस दिशा में नापी गई दूरी धन और इस दिशा में नापी गई दूरी ऋण। अगर प्रकाश किरण इधर से आ रहा है बच्चों, इधर से, तो कहने मतलब यह है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों। आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। बस ये हो गया चिन्ह परिपाटी। अब प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है बच्चों? वही आपको जो भी प्रतिबिंब बनने का नियम बता रहे थे वही सब प्रतिबिंब बनने का नियम ही है, ठीक है बच्चों। जैसे कि अब देखो फिर से रिपीट कर दे रहे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो तरह का है। पहले उत्तल लेंस में देख लो, नियम आपका वही है जो बता रहे थे कि F1 2F1 F2 2F2। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसका इमेज F2 पर बनेगा, ठीक है। पहली बात ये बताई थी। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। ऑब्जेक्ट इस पर है, इसका इमेज 2F2 पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में है F1 और 2F1 के, इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट F1 पर है पांचवा, तो इसका इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज यहाँ पर वर्चुअल बन जाएगा बच्चों। ये चीज ये बताए थे, ये प्रतिबिंब बनने के नियम यहाँ पर आपका, ठीक है। अब उसके लिए बताए थे अवतल लेंस के लिए, ठीक बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो कुछ थोड़ा सा इधर बना रहे हैं, इधर दिखता नहीं बना इसलिए। देखो चलो, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इसका इमेज इसके F1 पर ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज मान लो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है तो भी इमेज यहीं पर कहीं बन जाएगा, यहीं पर बनेगा। ये नहीं कि फोकस पे आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो भी इमेज यहीं पर बनेगा बच्चों। सारी बात सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर भी आ जाता है तो भी इमेज उसी के बीच में वर्चुअल। और देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आता है तो भी इमेज इसी के बीच में यहीं पर बन जाएगा। अगर यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ आ गया तो भी यहीं कहीं बन जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर इनफाइनाइट पे तो फोकस बनेगा, बाकी चाहे जहाँ रख दो इसी बीच में बनेगा, यानी कि प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। उसके बाद हमारा आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस का सूत्र।
तो लेंस का सूत्र है बच्चों बस एक ही है, ओनली वन। इसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे। लेंस का सूत्र वो एक ही है, लेंस का सूत्र देखने में उसको 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप लोग 1/f 1/v 1/u के बारे में दर्पण में पहले से ही जानते हैं। जैसा कि अगर ये हमारा सपोज डेट ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रकाशित केंद्र है तो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इसका इमेज इस तरह से फॉर्मेशन हो गया, और ये जो यहाँ पे बन गया, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो है यहाँ ऑब्जेक्ट तक की दूरी को, ऑब्जेक्ट सपोज ए बी है तो इसको हम लोग यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? यू। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वी, इमेज तक की दूरी को वी बोलते हैं। और ये चाहे कहो और चाहे यहाँ से ये फोकस तक की दूरी को एफ है। तो जो यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से बच्चों? प्रकाशिक केंद्र से। आगे बात सुनने, बस ये है। उसके बाद इसको प्रूव नहीं करना है बच्चों, है ना? आपके कोर्स में है नहीं, प्रूव करेंगे तो प्रूव कर देंगे। हाँ, इंटर वाले कोर्स में है, उसमें प्रूव करेंगे तो बताएंगे। फिर है लेंस द्वारा आवर्धन। तो आवर्धन जैसे कि प्रतिबिंब द्वारा आवर्धन था कि I/O, बस लेंस द्वारा भी वही होता है। प्रतिबिंब माइनस V/U था ना, इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस होता है बच्चों। ठीक है, इसमें माइनस नहीं होता है। पहली बात समझिए, ये हो गया लेंस के द्वारा आवर्धन की सूत्र, आवर्धन क्षमता। उसके बाद लेंस की क्षमता। एक चीज होती है लेंस की पावर, क्षमता। बच्चों लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, इसका पावर तो 1/f मीटर में, मतलब f मीटर में हो बच्चों। अगर f को सेमी में नापे हो तो 1/100/f सेमी में ये होता है। अब पावर की जो मात्रक होती है, पर सेमी नहीं कहोगे, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक, क्षमता बराबर लेंस की क्षमता 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर। मान लो 25 सेमी दिया f के मान, तो 100/25 कर देंगे, तो यानी कि उस लेंस की क्षमता जो है 4 है, वो उस लेंस की जो पावर है वो 4 डायोप्टर 4 है। ठीक है, आगे बच्चों सुन में। तो इस तरह से ये आपका पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी पार्ट। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पूरा न्यूमेरिकल देंगे बच्चों। इसके बड़े ध्यान से देख लो, कहीं प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। आपको स्पेशल वीडियो बनाना हो किसी नए टॉपिक का, नए लेसन का, आप कमेंट करके बता दो, मैं बना दूंगा। ठीक है, और भी कहीं पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो, मैं और प्रयास करूंगा। अभी मेरा चैनल बच्चों नया ही है, बीच में रुक गया था, लेकिन अब जो वीडियो पर डे पोस्ट होगा और आपके मन का होगा, जैसा आप कहोगे वैसा पोस्ट करेंगे। ठीक है, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो और मेहनत से लगे रहो। ठीक है बच्चों, इसको देखो मेहनत से पूरा तैयार कर लेना। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, और देखना इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या करना कि शेयर जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, और अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना। एक लाइक तो बनता है आप लोग से, एक लोग से तो एक लाइक बनता है। उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।